नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। देवभूमि के दंगल में आज बात करेंगे कर्ज का बोझ, विधायकों की मौज। उत्तराखंड राज्य में सरकार की ओर से माननीयों और पूर्व माननीयों को समय उत्तराखंड सचिवालय में एक दिन पहले हुई कैबिनेट बैठक में पूर्व विधायकों की पेंशन 20,000 बढ़ाने का फैसला लिया गया है। एक और जहां राज्य कर्ज के दलदल में है, तो वहीं धामी सरकार ने माननीयों को खुश करने के लिए यह निर्णय लिया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक में 31 अहम प्रस्ताव पारित किए गए। 13 जनपदों के छोटे से प्रदेश उत्तराखंड में पर्यटन, खनन और शराब के अलावा कोई राजस्व कमाने वाले बड़े संसाधन नहीं हैं। हर वित्तीय वर्ष में सरकार भी नए नए कर्ज लेकर योजनाओं को पूरा कर रही है। वहीं उत्तराखंड के पूर्व विधायकों को अब प्रति माह 60,000 रुपए पेंशन मिलेगी। बता दें कि अभी तक पूर्व विधायकों को 40,000 रुपए पेंशन मिल रही है। तो वहीं दोबारा निर्वाचित होने पर हर साल 5,000 रुपए का अलग से लाभ दिया जाने का निर्णय भी लिया गया है। कहीं न कहीं इससे पूर्व विधायकों की बल्ले बल्ले हो गई है। वहीं कांग्रेस इसे लेकर सरकार पर हमलावर और जन मुद्दे दरकिनार करने का आरोप लगा रही है। नेताओं को रेवड़ियां बांटने की बात कह रही है। कर्मचारियों की सैलरी देने के लिए भी सरकार को कर्ज लेना पड़ रहा है। दूसरी ओर भाजपा इसे पुराना निर्णय बता रही है और अब कैबिनेट में इसे पास किए जाने की बात कह रही है। उत्तराखंड पर 95,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज है, जिसके लिए 6,000 करोड़ से ज्यादा का ब्याज हर साल राज्य को भुगतान करना पड़ता है। वहीं जानकार बढ़ते कर्ज पर चिंता जता रहे हैं। आज इसी पर हम करेंगे चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ में होंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड राज्य में सरकार की ओर से माननीयों और पूर्व माननीयों को समय समय पर अपने वेतन भत्तों में बढ़ोतरी की जाती रही है। इस बार फिर से पूर्व विधायकों के वेतन भत्तों में बढ़ोतरी की गई है। इस बार धामी कैबिनेट की बैठक में पूर्व विधायकों के वेतन के साथ ही ईंधन भत्ते को बढ़ाकर 26,000 रुपए प्रति माह किया गया है। इससे पहले इस मद में विधायकों को 22,500 रुपए मिलते थे। वहीं अब निर्वाचित होने वाले विधायकों को 25,000 रुपए तक का फोन भी दिया जाएगा। अभी तक इस मद में विधायकों को 8,000 रुपए तक दिए जाते थे। वहीं लेखन सामग्री के लिए विधायकों को 20,000 रुपए प्रति माह मिलेंगे। कहीं न कहीं सरकार में निर्वाचित होकर आए प्रतिनिधि और पूर्व में निर्वाचित माननीयों की सरकार ने बल्ले बल्ले कर दी है। इससे कहीं न कहीं राज्य के खजाने पर बोझ पड़ेगा। भाजपा इसे पुराना मामला बता रही है और कैबिनेट से पास होने की बात कह रही है। साथ ही प्रदेश की आर्थिकी में सुधार होने की बात कही जा रही है और प्रदेश में युवाओं को रोजगार देने की बात भाजपा कर रही है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि एक और सरकार कर्ज लेकर काम चला रही, वहीं विधायकों और पूर्व विधायकों के पेंशन भत्तों में बढ़ोतरी की जा रही है। प्रदेश लगातार कर्ज के दलदल में जा रहा है। कोई भी बच्चा पैदा होने से पहले ही 45,000 रुपए का कर्जदार हो रहा है, जबकि प्रति व्यक्ति ये कर्ज इससे भी अधिक है। ये एक प्रक्रिया थी और काफ़ी पहले ये कह दिया गया था कि जो विधायकों की है, उनकी जो बहुत लंबे समय से जो ये मांग थी, उसके आधार पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको कैबिनेट में लाया गया और बाकायदा कैबिनेट में इसको पास किया गया। तो ये तो बहुत पहले का बहुत पुराना मामला है। और जहाँ तक प्रदेश की बात है, देखिए हर स्तर पर करीब 20,000 युवाओं को जहाँ रोजगार मिल चुका है, वहाँ अभी अन्य बहुत सारी रोजगार की अपार संभावनाएं हैं और उत्तराखंड का चहुमुखी विकास हो रहा है। जो हमारा 7th पे कमीशन है वो लागू किया जा चुका है और अन्य हमने अगर 1 रैंक 1 पेंशन की अगर हमने बात की है, तो हमने पूरे भारतीय जनता पार्टी हमारी जब सत्ता में आई है, हमने कहा था हमने वो किया है। सारे वायदे हमने जो जनता के बीच में किए थे, उन वायदों को हम पूरा करें। पुष्कर सिंह धामी जी से कहना चाहती हूँ, प्रदेश की तरफ एक बार नजर घुमा कर तो देखिए। और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा। आपको पड़ी है सिर्फ और सिर्फ पूर्व विधायकों और विधायकों के मुंह को बंद रखने के लिए किसी न किसी तरह से उनके मुंह के आगे गाजर लटकाने की। लेकिन यहाँ प्रदेश कर्ज में डूबता जा रहा है। हर महीने आपको तनख्वाह देने के लिए तक बाजार से उधार लेना पड़ रहा है। बच्चा पैदा होने से पहले 45,000 के कर्ज में डूब जा रहा है उत्तराखंड का। तो कहीं ना कहीं
उत्तराखंड को इस कगार पर क्यों लाने का काम कर रहे हैं जहां हम सेल्फ सस्टेनेबल ना बन पाए और बाकी चीजों को जिनको प्राथमिकता पर लिया जाना चाहिए था वो आपने दरकिनार करी हुई हैं और लगातार रिझाने के लिए, लुभाने के लिए या अपनी तरफ पलटाने के लिए लोगों को जो अपीजमेंट पॉलिसी आपने अपना रखी है वो निश्चित रूप से राज्य हित में नहीं है। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड के 13 जनपदों में 70 विधानसभा और 5 लोकसभा क्षेत्र हर 5 साल बाद चुनाव के बाद विधायक विधानसभा पहुंचते हैं। अपने जन्म के साथ ही प्रदेश योजनाओं और कर्मचारियों के वेतन भत्तों के लिए कर्ज लेकर काम चला रहा है। अब पूर्व विधायकों के वेतन भत्तों में बढ़ोतरी से राज्य पर और कर्ज बोझ पड़ने वाला है। विपक्ष जन मुद्दों पर निर्णय लेने की बजाय नेताओं को रेवड़ियां बांटने का आरोप सरकार पर लगा रहा है। उत्तराखंड में बेरोजगारी, महंगाई के साथ ही तमाम जन मुद्दों पर सरकार कोई ठोस फैसला नहीं ले रही है। उत्तराखंड के आम नागरिक कहीं न कहीं इस फैसले से बढ़ने वाले बोझ को आम नागरिकों से अप्रत्यक्ष रूप से वसूले जाने की बात कह रहे हैं। आम लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं और पूर्व विधायकों को सरकार रेवड़ियां बांट रही है। माननीयों के पेंशन भत्ते बढ़ाने की बजाय आम लोगों को रेवड़ियां बांट रही है। डूबे हुए राज्य में बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है और हम लोग तो इंतजार कर रहे थे कि खर्चों में कटौती के लिए इस तरीके की खर्चों की समीक्षा होगी, लेकिन इनको कटौती करने के बजाय सरकार ने और बढ़ा दिया है। आप ये लगा लीजिए कि पेट्रोल के दाम तो लंबे समय से बढ़े नहीं, लेकिन सरकार ने पेट्रोल डीजल के दामों में भी जो है पूर्व विधायकों को बढ़ोतरी की है। दूसरा, अब मोबाइल में इतनी सारी फैसिलिटीज़ आ गई हैं कि 200-300 रुपये के मोबाइल में जो है आप पूरा 2 GB डाटा पूरा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि विधायकों के मोबाइल के बिलों के रूप में उनको कितनी भारी भरकम धनराशि दी जाती है। और हम लोग तो सरकार से ये मांग करेंगे कि विधायकों के लिए जो विधायक निधि है ये सबसे पहले बंद होनी चाहिए, क्योंकि ये कहीं प्लान में नहीं होती कि कौन सी जगह क्या खर्चा करना चाहिए। विधायकों की जो भारी भरकम तनख्वाहें हैं, जो रोज़ इनके भत्तों में बढ़ोतरी हो रही है, तनख्वाहों में बढ़ोतरी हो रही है, इन सब चीज़ों पर भी रोक लगनी चाहिए। जब आप ग्राम प्रधान को तनख्वाह नहीं देते हो, क्षेत्र पंचायत सदस्यों को तनख्वाह नहीं देते, तो विधायकों को ऐसे कौन सा काम विधायक अलग से कर देते हैं कि जिनको इतनी तनख्वाहों की जरूरत होती है। आप देख रहे हैं, सभी देख रहे हैं, देश पे प्रदेश पे कर्जा दिन प्रतिदिन कर्जा बढ़ता जा रहा है। लोग अपनी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है विधायक द्वारा। पर इसके ऊपर आप देख रहे हैं कि विधायकों की पेंशन है, विधायक अपने लिए लड़ रहे हैं। विधायकों को हमारे लिए लड़ना चाहिए था कि जब वो सत्ता में थे तब नहीं लड़े, पर कुछ तो उन्होंने हमारे लिए भी सोचना चाहिए, हमारे लिए लड़े, जनता के लिए लड़ना चाहिए। वो आप देख रहे हैं अपनी पेंशन बढ़ाने के लिए लड़ रहे हैं। अभी देखिए हाल ही में उन्होंने लड़ाई इस कदर लड़ी, उन्होंने हमारे लिए ना लड़ाई करके उन्होंने अपनी लड़ाई इतनी अच्छे से लड़ी है कि आप देखिए कि उनकी पेंशन बढ़ चुकी है। अब पूर्व विधायकों की जो है पेंशन बढ़ती जा रही है। पर ये तो देखते हैं ये बर्डन जो पड़ेगा ये घूम फिर के कहीं ना कहीं अब प्रदेशवासियों पर ही पड़ेगा, जिससे कहते हैं आप टैक्स बढ़ते जा रहे हैं, हर चीज बढ़ रहे हैं। ये जो विधायकों की जो तनख्वाह बढ़ रही है पूर्व विधायकों की, कहाँ से वसूली जाएगी? ये आम जनता से ही तो वसूली जाएगी। बताया जा रहा है कि जो पूर्व विधायक हैं, जो रिटायर विधायक हैं, उनकी पेंशन बढ़ा दी गई है। तो ये पेंशन बढ़ा दी गई है और जो प्रदेश में भ्रष्टाचार हो रहा है, जिससे बेरोजगारी छाई हुई है, शिक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए आप, ये मेडिकल के क्षेत्र में देख लीजिए, चाहे बेरोजगारी देख लीजिए, इस पे तो किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन हाँ, उन लोगों के ऊपर जरूर ध्यान दिया जा रहा है जो पूर्व विधायक है, उनकी पेंशन बढ़ा दी जा रही है। तो जो पेंशन बढ़ाई जाइए वो कहाँ से पेंशन आएगी तो आम जनता के द्वारा ना। तो पहले उनके बारे में सोचिए, ना कि उनके बारे में सोचिए जो खा के बैठे हुए हैं। जैसे उत्तराखंड के गठन से पहले ही इस राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की योजना थी, लेकिन स्थानीय नेताओं ने अलग पहाड़ी प्रदेश बनाकर उसके अनुरूप योजनाएं बनाकर विकास के दावे किए थे। अब प्रदेश 25वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है, लेकिन फिर भी कर्ज लेकर राज्य की योजनाओं को पूरा किया जा रहा है। कई योजनाएं ऐसी हैं जो पैसा न होने के कारण अधूरी पड़ी हैं। दूसरी ओर सरकार का ये फैसला राज्य के बढ़ते कर्ज को और बढ़ाएगा। वहीं पूर्व विधायकों की इस फैसले से बल्ले बल्ले हो गई है। एक ओर जहां सरकार कर्ज लेकर करोड़ों रुपए ब्याज दे रही है, वहीं दूसरी ओर विभाग कई बार बजट खर्च ही नहीं कर पा रहे हैं। देखना होगा कि सरकार माननीयों के लिए गए इस फैसले के बाद होने वाले खर्च को किस तरह मैनेज करती है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट।
देवभूमि के दंगल में आज इसी मुद्दे पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ने वाला है। राजेश बिष्ट जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर से। हमारे साथ में शिषपाल सिंह बिष्ट जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से। दीपक रावत जी, केंद्रीय प्रवक्ता उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से। अरुण शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। थोड़ी ही देर में शिव प्रसाद सेमवाल जी भी हमारे साथ में चर्चा में जुड़ेंगे, अध्यक्ष राष्ट्रीय रीजनल पार्टी की ओर से। उससे पहले शुरुआत कर लेते हैं राजेश बिष्ट जी के साथ में। राजेश जी, नेताओं को रेवड़ियां बांटी जा रही हैं, जबकि उत्तराखंड पर कर्ज जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। 6,000 करोड़ का ब्याज भरना पड़ता है, क्योंकि 90,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज है। और सर, ऐसे में पूर्व विधायकों का पेंशन बढ़ाना क्या कहता है भला? देखिए गरिमा जी, ये पेंशन बढ़ाने की जहां तक आपने बात की है, बिल्कुल ठीक बात है। प्रदेश सरकार पे जहां पर कर्ज का जोर पड़ रहा है, वहां पे ऐसा कहना विपक्षी लोगों का बिल्कुल ठीक है कि कहीं ना कहीं हमारे लोगों के ऊपर इस चीज़ का बोझ बढ़ेगा। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम लोग देखें तो केंद्रीय बजट जो इस बार रहा है, उसका अगर हम लोग आंकलन लगाए तो हमें ये भी समझ आता है कि जब 12 लाख रुपए की जो हमारी सालाना आमदनी हुआ करती थी, आज उस पर जो हमें 10% के करीब टैक्स देना पड़ता था, जो 7 लाख या 8 लाख पे, जब हम आमदनी को ये मानकर चल रहे हैं कि एक आम नागरिक की आमदनी 12 लाख तक वार्षिक होती है, और उस पर अगर हमें आज छूट मिल रही है, तो ये देश के हर एक नागरिक के ऊपर कहीं ना कहीं एक लाभ है, उसकी बचत है। उसको बचत के रूप में इस टैक्स की हम लोग वहां पे ये महसूस कर रहे हैं कि आम नागरिक को कहीं ना कहीं सहूलियत दी गई है। और जहां तक माननीयों को उनकी पेंशन के रूप में पैसा बढ़ाने की बात की गई है, देखिए अगर विपक्ष को इतनी ही आपत्ति है, खासतौर पे इस प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, विपक्ष के रूप में दोनों पार्टियों के पूर्व विधायक इस प्रदेश के अंदर हैं, अगर इन्हें इस चीज से बहुत आपत्ति है, तो ये अपने पूर्व विधायक या जिनको ये पेंशन के लिए 60,000 रुपए 20,000 रुपए बढ़ा दिया, कि उनसे आपत्ति पत्र लाके दे दे विधानसभा में। नहीं चाहिए बोलिए। अगर उन लोगों की संख्या ऐसी होती है जो चाहते हैं कि नहीं मिले, उसके बारे में सरकार विचार करेगी। ये आपत्ति पत्र अपनी पार्टी के पूर्व विधायकों से लाकर तो दे दे। सिर्फ प्रश्न उठाना और उसके लिए डिबेट्स में ये कह देना जी ये तो लोगों पे बोझ पड़ रहा है, लोगों पे हो रहा है, ऐसा नहीं है। प्रदेश के अंदर अब जिस प्रकार से असीम संभावनाएं बढ़ रही हैं रोजगार की, जिस तरह से बाहर से इन्वेस्टमेंट इस प्रदेश के अंदर आ रहा है, जिस प्रकार से निरंतर इस प्रदेश को भी विकसित राज्यों की सूची में सबसे आगे लाने की कोशिश की जा रही है, उसमें सबका समान योगदान। और जो पूर्व विधायक हमारी जिन भी राजनीतिक पार्टियों का रहे, उनके द्वारा भी प्रदेश के लिए तमाम तरह के योगदान दिए गए हैं। आज उनके अगर खर्चों को देखते हुए थोड़ी बढ़ोतरी की गई है, तो उसमें ऐसा नहीं है कि बीजेपी के ही विधायकों की, पूर्व विधायकों की बढ़ोतरी हो रही है, उसमें तमाम सभी दलों के रहेगी। अब अगर इनको थोड़ा सा ये लग रहा है, बल्कि मेरी जानकारी के हिसाब से कांग्रेस के जो विधायक हैं उनमें पूर्व वालों की संख्या सबसे ज्यादा है। तो ये पूर्व वाले जो इनके विधायक हैं, उनसे आपत्ति पत्र लाके सरकार के सामने रख दें और कहते हैं बड़ी हुई पेंशन हमें नहीं चाहिए, तो सरकार हो सकता है इस पर विचार करे और ना बढ़ाए, तो ये लाकर दे देंगे, तो उस पर फिर करेंगे आगे की चर्चा। आपके पास में और मेहमान हमारे साथ में, ठीक है, शिषपाल सिंह बिष्ट जी का रुख कर लेते हैं। शिषपाल सिंह बिष्ट कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। सर, पुराने कानून की बात कह रहे हैं, सिर्फ लागू होने की बात सामने आ रही है। सेमवाल जी भी जुड़ चुके। सेमवाल जी, स्वागत आपका, लेकिन जवाब शिषपाल जी देंगे। शिषपाल जी। हाँ, ये जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के विधायकों को नैतिकता दिखानी चाहिए। सबसे ज्यादा पूर्व विधायक कांग्रेस पार्टी के हैं, और सरकार को कांग्रेस के पूर्व विधायकों की इतनी ज्यादा फिक्र है कि उनके फायदे के लिए जो है बिल लेके आ रहे हैं, कानून बना रहे हैं, फैसले ले रहे हैं। इनको अपने विधायकों को कोई चिंता नहीं है। कि भाई राज्य की जनता स्पष्ट तौर पर कह रही है कि इस समय बेरोजगारों की जो समस्या है उसका समाधान होना चाहिए। उपनल के कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं मिली है कई कई महीनों तक, आप उनकी तनख्वाह समय पे दीजिए। वो जो है अपने वेतन भत्ते बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, उस पर आप फैसला नहीं कर पा रहे हैं। तमाम योजनाएं, जो सरकारी योजनाएं, वो आधी अधूरी हैं। राज्य वैसे ही जो है कर्ज के बोझ में है, और हो सकता है कि पूर्व विधायकों की पेंशन बनाने की आवश्यकता हो। सरकार को ऐसा लग रहा होगा, इसलिए उसने ऐसा फैसला लिया है। लेकिन राज्य के माली हालात तो इस लायक हो ना, राज्य की आर्थिक स्थिति तो इस लायक है नहीं। और जब ये फैसला सरकार कर रही थी, तो याद होगा विधायकों की वेतन भत्ते बढ़ा रही थी, तब कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने इसका विरोध किया था। मंगलौर के हमारे विधायक काजी निजामुद्दीन जी ने भी खड़े होकर कहा था कि राज्य इस समय आपदा से जूझ रहा है, उसके जो है प्रबंधन पे पूरा ध्यान देना चाहिए, और अभी भी हालात बदले नहीं है। तो सरकार की प्राथमिकताएं क्या है?
ये सरकार को बताना चाहिए। और विपक्ष को पूछ करके आप अगर फैसला कर रहे हैं, विपक्ष की सहूलियत के लिए अगर आप फैसला ले रहे हैं, तो भाई फिर तो आपकी सरकार भगवान भरोसे ही चलिए, फिर आप सत्ता में बैठे किसके लिए? अगर आपके सारे निर्णय जो है विपक्ष की सहूलियत के लिए हो रहे हैं, तो बड़ी अजीब सी बात ये कर रहे हैं। राज्य आज कर्ज के बोझ पे तले दब रहा है और आए दिन ये कर्ज का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। आपने अभी बताया कि 45,000 रुपए का कर्ज पैदा होने वाले बच्चे के ऊपर भी है। ये आज राज्य के माली हालात हैं, ये इनको दिखाई नहीं दे रहे हैं, हकीकत को ये स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। आप जो है अगर जो है इतने संवेदनशील होते और आप अपनी प्राथमिकताएं तय कर पाते, अगर आप सही सलाह को मानते, तो मुझे नहीं लगता कि ये उचित समय था इस प्रकार के फैसले लेने का। हम लगातार इसका विरोध कर रहे हैं और उसके बाद भी आप फैसले ले रहे हैं। सरकार इनकी है, आप जो हाथ पकड़वा करके जो है कांग्रेस पार्टी इनसे फैसले करा रही, ये तो ऐसे इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। ये अपनी गलती मानते नहीं है गरिमा जी, ये बिल्कुल जो अपनी हर नाकामी का, अपने हर गलत फैसले का जो है ठिकरा कांग्रेस के सिर पे फोड़ना चाहते हैं। तो फिर आपका क्या बुद्धि विवेक है भाई? फिर आपका क्या जो है, आप जो अलग चाल चरित्र चेहरे की बात करते हैं, फिर वो आपका क्या है? मतलब ये केवल जो है कथनी करने का अंतर आपका भाषणबाजी के लिए ही है। ये दिखाई भी देगा, ये दिखाई तो देता नहीं है। जब जरूरत पड़ती है तो आप अगर ये कह दें कि कांग्रेस के विधायक नैतिकता दिखाए और बड़ी भी जो है वो छोड़ दें, तो आपको बता दूं ये उदाहरण भी आपको कांग्रेस पार्टी में ही मिलेंगे। हमारे जो पूर्व विधायक हैं आदरणीय गणेश गोटिया जी, उन्होंने ये साहस दिखाया था, उन्होंने कहा मैं बढ़ावा वेतन भत्ता नहीं लूंगा, और यही साहस हमारे जो है बद्रीनाथ के नवनियुक्त विधायक जो है उन्होंने भी दिखाया था। उन्होंने कहा कि आपदा का समय है, मैं अपने बड़े वेतन भत्ते जो है आपदा पीड़ितों को देना चाहूंगा। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र भी लिखा है। भाजपा में बता दे, एक भी विधायक ने जो है ऐसी नैतिकता दिखाई हो, ऐसा साहस दिखाई हो? मतलब आपको पूरी जो है नैतिकता जो है उसके विधायकों में चाहिए। मतलब आप कुछ नहीं करेंगे, आप सत्ता में बैठ के मनमाने फैसले लेंगे, अपने फैसले जनता पे थोपने का काम करेंगे, तो आपकी क्या जिम्मेदारी और जवाबदेही है भाई? अगर आपने जो है सारे फैसले जो है विपक्ष के कहने पे ही या विपक्ष के मुंह को देख के ले रहे, विपक्ष ने कब मांग करी आप बताइए विधायकों के वेतन भत्ते बढ़ाने की? आप बताइए ना। तो सरकार को नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है, आप क्या फैसला लेने जा रहे हैं? और राज्य की आर्थिक स्थिति क्या है? बेरोजगारों की फौज घर घर में है, और तमाम जो मैंने कहा कि उपनल के हमारे साथी हैं वो आए दिन जो है आंदोलन कर रहे हैं। आंगनबाड़ी की हमारी बहनें हैं, हमारी आशा कार्यकर्तियां हैं, आए दिन जो है आंदोलन कर रही है। तो कम से कम उन्हीं पे आप ध्यान दे देते, तो कहीं ना कहीं ये उचित समय नहीं है गरिमा जी। हम ये बात लगातार कह रहे हैं और सरकार को इस प्रकार के फैसले लेने से पहले जरूर जो है 10 बार सोचना चाहिए, राज्य के जो है आर्थिक हालातों को भी देखना चाहिए और ये जवाब देना कि राज्य पे जो ये कर्ज का बोझ बढ़ रहा है, ये क्यों बढ़ रहा है भाई? आप बताइए ना, आपने ऐसा कौन सा चमत्कार कर दिया इस राज्य के अंदर? आप जो है सड़कों के हालात तो सुन नहीं पा रहे हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में जो दुर्दशा है सड़कों की, स्कूलों की, अस्पतालों की, ये किसी छुपी नहीं। अगर आप स्वास्थ्य सेवाओं को जो है चुस्त दुरुस्त करने के लिए जो है इस पैसे का उपयोग करते तो हमें ज्यादा खुशी होती। ठीक है सर। तो लेकिन आप ऐसा करेंगे नहीं, है ना गरिमा जी? पूछिए। ठीक है सर, लौटेंगे आपके पास में। राजेश जी लगातार कुछ कहना चाहते हैं। राजेश जी, लेकिन और मेहमानों की प्रतिक्रिया ले लें, उसके बाद आप बोल लीजिएगा, क्योंकि सभी को लगभग ऐसी सभी की प्रतिक्रिया आने वाली। चलिए, और मेहमान है दीपक रावत जी का रुख कर लेते हैं, केंद्रीय प्रवक्ता उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से। सर, सरकार ने तो राहत दे दी पेंशन की, लेकिन विपक्षी सवाल क्यों उठा रहे हैं? क्या विपक्षियों को राज्य की ज्यादा चिंता है? अभी ये भी बात निकलकर सामने आ रही कि पूर्व विधायकों में कांग्रेस के विधायकों की संख्या ज्यादा है, तो फिर क्यों ये कदम उठाया गया? गरिमा जी, जब आपके पास सवालों के जवाब नहीं होते हैं तो कुतर्की किए जाते हैं। मतलब अगर केंद्र सरकार ने 12 लाख की छूट दी तो उससे जो इंटरेस्ट मिलेगा उससे यहाँ के आय भत्ते बढ़ा दिए गए। क्या तर्क दिया है? मतलब गले नहीं उतरा मेरे, बिल्कुल समझ में नहीं आई बात। चलिए अब चलिए अब काम की बात करते हैं। गरिमा जी, बड़े विनम्र से मैं पूछूंगा, जो हमारे वर्तमान जितने भी विधायक हैं इनका मानदेय बढ़ा था और जो पूर्व में है इनका मानदेय बढ़ा है। मेरे पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सिर्फ अपने ज्ञान विवेक से इतना बता दें कि ये जितना भी राज्य में इसका बोझ पड़ेगा, ये कहां से आएगा, किसके इंटरेस्ट से आएगा, किस विभाग से लिया जाएगा? खनन विभाग से लिया जाएगा,
आबकारी विभाग से लिया जाएगा, कहां से ये स्रोत उत्पन्न किया जाएगा? ये मैं देखो, मैं संपूर्ण, अभी बजट आने वाला है इसी महीने, गरिमा जी, प्रदेश का बजट आने वाला है। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं, इतना जानना चाहता हूं कि जितना भी ये बोझ पड़ रहा है, ये अतिरिक्त बोझ जो पूर्व जो विधायक है उनका, और जो वर्तमान में जिन्होंने बढ़ाया था उनका, ये जितना भी करोड़ों में आ रहा है, ये कहां से आएगा, इतना बता दीजिए। और अगर ये बेशर्मी से ये कहते हैं कि हम पहले केंद्र से लोन लेंगे और तब यहां पर सबको भत्ते बांटेंगे, तो आप बताइए, नैतिकता के आधार पे इनकी सरकार को यहां पर टिके रहना चाहिए? जिस नैतिकता की दुहाई ये विपक्ष से करते हैं, इन्हें ये सवाल सच से पूछना चाहिए कि ये मैं लोन लेकर अपने आय, अपने व्यय की संपत्ति, मतलब अपने ऐशो आराम की चीजों को बढ़ा रहा हूं, और आय का जो स्रोत है मेरा जीरो है, और मैं लोन लूंगा किसी से, और फिर मैं अपने ऐशो आराम की चीजें करूं, मोबाइल लूं, पेट्रोल का खर्चा करूं, और उसका जो बोझ है वो उसका मेरे पर नहीं देना है, उसका बोझ पड़ेगा जनता के ऊपर, जिस जनता को पता ही ना हो कि उसके आय के स्रोतों के द्वारा, उसके द्वारा जो उसके द्वारा कर के रूप में दिया जा रहा है, विभिन्न माध्यमिक रूप से, उसका उपयोग इस प्रकार से वर्तमान सरकार अपने पूर्व में विधायक रहे हैं उनको, और जो वर्तमान में है उनको किया जा रहा है। इतने स्पष्ट है। मैं अभी भी बड़े विनम्र आपसे पूछ रहा हूं कि ये इस तरह बता दें कि जो राशि बढ़ रही है, जो अतिरिक्त भार पड़ रहा है, उसका ये कहां से गुजर कहां से लाएंगे? कौन सी इंडस्ट्री इन्होंने डेवलप करी है वहां से, या कौन सा नया कर है वहां से, या आबकारी का नया विभाग, आबकारी विभाग हर साल अपना एक नया कीर्तिमान स्थापित करता है वहां से? ये बताएं। अगर ये बताने में स्पष्ट होते हैं तो निश्चित रूप से जो इनका कदम है वो काबिल तारीफ है, और अगर ये नहीं बताने में असमर्थ होते हैं तो इससे बड़ी शर्म की बात नहीं होगी कि जनता के पैसों से अपने ऐशो आराम की चीजों का ये इंतजाम कर रहे हैं और अतिरिक्त बोझ यहाँ की जनता पे डाल रहे हैं। ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। कुछ और मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनके साथ में चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले देवभूमि के दंगल में एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं, इनके साथ में चर्चा की वापस से शुरुआत करते हैं। हमारे साथ में अरुण शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। स्वागत सर आपका। अरुण जी, नेताओं को रिबड़ियां बांटने पर बवाल छिड़ गया है। बड़ी बात यह कि सर अभी दीपक जी कह रहे हैं कि जब कोई जवाब नहीं होता तो कुतर्क सामने आते हैं। ये जो आंकड़े अभी दिए गए कि सबसे ज्यादा तो कांग्रेस पार्टी के ही पूर्व विधायक हैं, तो सर फिर नुकसान क्यों है? और अगर इतना ही समस्या थी, जब अपने ही लोगों को फायदा है, तो कांग्रेस इस पर सवाल क्यों उठा रही है? असल सच क्या है? और सबसे बड़ी बात सर, अगर दूरदृष्टि से सोचे तो इतना कर्ज के बावजूद ये कदम भला क्यों उठाया गया? गरिमा, वास्तव में ये जो मुद्दा है ये पूरी तरह राजनीतिक, जो वर्तमान है या पूर्व है, एक भी विधायक ऐसा नहीं होता जिसे जब उसकी तनख्वाह या भत्ते बढ़ते हैं तो बुरा लगता है। मुझे आज तक याद है, उत्तराखंड के इतिहास के 25 साल में मैंने लगातार विधानसभा सत्र कवर किए, और केवल एक बार यूकेडी के एक विधायक, क्योंकि वो बहुत नए थे उस टाइम और उनके पिताजी की मृत्यु हुई थी, उसके बाद वो विधायक बने थे बाई इलेक्शन में, पुष्पेश त्रिपाठी। शायद शिषपाल भाई को भी याद होगा और आपको भी याद होगा। तो जब वो भत्ते और वेतन बढ़ाने का बिल हाउस के अंदर आया था तो पुष्पेश ने खड़े होकर विरोध जताने की कोशिश की, लेकिन पुष्पेश को उसी टाइम जो यूकेडी के और उस टाइम सदस्य थे जैसे दिवाकर भट्ट, उन्होंने डांट के बैठा दिया कि इस मुद्दे पे बहस नहीं होती। तो ये एक इंसिडेंट पूरे 25 साल के इतिहास में मुझे याद है, क्योंकि मैं उस टाइम सदन में था, इसलिए मैं बोल सकता हूं। उसके अलावा मैंने आज तक किसी पूर्व या वर्तमान विधायक को जब उनके वेतन भत्ते बढ़ते हैं तो मैंने विरोध करते हुए देखा नहीं। शायद वो परंपरा नहीं है, संसदीय परंपरा नहीं है कि
जब उनके अपनी चीजें बढ़नी होती है तो कोई विरोध नहीं करता। दूसरी चीज, ये कहना मेरे ख्याल में उचित नहीं है कि इससे प्रदेश में बहुत ज्यादा बोझ पड़ता। हाँ, ये सही है कि इस टाइम 103 के करीब पूर्व विधायक इस प्रदेश में, और उनमें से अधिकांश कांग्रेस के ही हैं, क्योंकि पहले कांग्रेस ही होती थी पार्टी, और वो सब हमें अधिकांश लोग जो हैं वो विरासत में मिले हुए हैं, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड में मिले हैं हमें, क्योंकि उत्तराखंड को बने 25 साल हुए हैं केवल, और उससे पहले हम उत्तर प्रदेश का हिस्सा थे। तो सारे के सारे जो पूर्व हैं वो अधिकांश उत्तर प्रदेश के हैं। ये सही बात है कि इन 25 सालों में जो 5 विधानसभा चुनाव यहां हुए हैं उसमें भी कुछ पूर्व हुए हैं, लेकिन अधिकांश उत्तर प्रदेश के थे। और कभी भी मुझे याद है कि एक बार टिहरी के विधायक थे जोशी जी, उनके नेतृत्व में पूर्व विधायकों की एक मीटिंग ऋषिकेश यहाँ देहरादून हुई थी, और उसमें उन्होंने पूर्व विधायकों के लिए वेतन भत्ते बढ़ाने की मांग की थी। तो वो पूर्व विधायकों का उन्होंने संगठन भी बनाया था। अब वो आज की तारीख में उस संगठन की क्या हैसियत है ये हम लोगों को नहीं पता, क्योंकि उस मीटिंग के बाद हमने कोई दूसरी मीटिंग उनकी सुनी भी नहीं। लेकिन ये भी है कि उस मीटिंग के अंदर पूर्व विधायकों के वेतन भत्ते बढ़ाने के लिए बाकायदा एक मांग पत्र तैयार किया गया था, और उसमें ऐसा नहीं है कि बीजेपी के विधायक थे या कांग्रेस के विधायक थे, यूकेडी के भी पूर्व विधायक थे, बसपा के भी पूर्व विधायक थे, तमाम लोग थे उस मीटिंग में, और सबने मिलकर एक सामूहिक ज्ञापन मुख्यमंत्री को सौंपा था उस टाइम। इसलिए ये एक मुझे लगता है कि एक परंपरा है। और हाँ, ये सही बात है कि पहले उनको 1 साल पूर्व होने के पे 1,500 रुपए अतिरिक्त मिलते थे, फिर उसे 2,000 किया गया। आज 1 साल पूर्व जो हो जाएगा उसके प्रति वर्ष 3,000 रुपए मिलेंगे। ये एक पहले से चली आ रही परंपरा है, उसमें थोड़ा बहुत इजाफा किया गया है, और मुझे नहीं लगता कि इससे प्रदेश की आर्थिकी पे कोई बहुत बड़ा असर पड़ता हो। प्रदेश में तमाम तरह के काम चल रहे हैं, और निश्चित तौर पर जब कर्मचारी, अधिकारी, तमाम लोग अपने वेतन भत्ते बनाने की मांग करते हैं, तो पूर्व विधायकों का भी उतना तो हक बनता ही है कि उनके भी भत्ते बढ़े, उनकी भी तनख्वाह बढ़े। निश्चित तौर पर जो उनकी तनख्वाह जिस जमाने में या पेंशन जिस जमाने में तय की गई थी, उस टाइम महंगाई की दर कुछ और थी, आज कुछ और हम उन चीजों को कंपेयर करें, अगर आप ये समझ लीजिए कि उनकी पेंशन क्या प्राइमरी के जो मास्टर हैं उनकी तनख्वाह के बराबर भी है क्या? ये सोचें, नहीं है। और क्या उनका योगदान इस प्रदेश के विकास में रहा या नहीं रहा? भाई कभी तो वो 5 साल के लिए विधायक रहे होंगे, कभी 2 साल के लिए या 3 साल के लिए, जब भी इलेक्शन हुए होंगे उतने पीरियड के लिए तो विधायक हुए होंगे, तो उनका अपने क्षेत्र के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने देश के लिए क्या योगदान नहीं रहा होगा? आज हम बात करें प्राइमरी के मास्टर को भी रिटायरमेंट के बाद 40-50 हजार रुपए के आसपास तनख्वाह मिलती है, पेंशन मिलती है। तो क्या विधायकों को अगर आज 60,000 रुपए पेंशन हो रही है तो बहुत बड़ा भारी कोई नुकसान हो गया है क्या प्रदेश को? जी गरिमा। ठीक है सर, लौटेंगे आपके पास में। शिव प्रसाद सेमवाल साहब हैं। शिव प्रसाद जी, बड़ा नुकसान नहीं हुआ ऐसा कहना है, लेकिन इस कदम को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए ऐसा है, जो ओरिजिन होता है ना, ये लोग बेसिकली क्या है कि लोग जनता के सेवक हैं, और एजुकेशन की कोई न्यूनतम योग्यता नहीं है, 8वीं पास भी विधायक बन सकते हैं। बाकी इन्होंने प्रधानों के लिए भले ही शैक्षिक योग्यता न्यूनतम कर दी हो कि प्रधान तो न्यूनतम शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए भैया, हाई स्कूल इंटर, लेकिन विधायक कुछ भी हो ये चलेगा। ये कितना बड़ा मजाक है, क्योंकि आप नियम कायदे बना सकते हो, क्योंकि आप विधानसभा में बैठोगे, इसलिए आपने अपने लिए कोई नियम कायदा नहीं बनाया। सेम चीज इस विधायकों के और पूर्व विधायकों के पेंशन बढ़ाने में हुआ है। ये सिर्फ 60,000 पेंशन नहीं बढ़ी है, ये केवल बताया जाता है बाहर कि भाई 60,000 पेंशन बढ़ी, लेकिन होता यह है कि हर साल जितने टर्म में विधायक जीतता है, अगर कोई 5 बार का विधायक है तो 5 बार की उसकी मूल पेंशन जो है, जैसे भाई दी मूल पेंशन 10,000 है मूल वो, तो हर साल जो है उसकी 10,000 रुपए मूल पेंशन बढ़ेगी। 5 बार का है तो वो बढ़ेगी। उसके बाद जो एक डीपी होता है, डियरनेस पे, हर साल वो बढ़ता है। महंगाई भत्ता है वो बढ़ता है। तो आज की डेट में जो विधायक जीते हुए हैं, कोई 4-5 बार के विधायक जीते हुए होंगे,
तो आप ये लगा लो जो कई विधायक ऐसे हैं उत्तराखंड में जो आज आईएएस ऑफिसर से भी ज्यादा पेंशन ले रहे हैं। और जिस तरीके से मजाक है कि भाई ओल्ड पेंशन स्कीम जो है आपने बंद कर दी कि साहब अब पेंशन नहीं मिलेगी, तो जो बेचारा 30 साल तक पढ़ाई करा रहा है, जिसने पूरा कैरियर दांव पे लगाया, पूरा पढ़ा, कैरियर बना, पढ़ाया लिखाया, सारी चीजें की, उसको तो आप कह रहे हो कि जी अब आपको पेंशन नहीं मिलेगी चाहे आप 30 साल नौकरी कर दो। और जो एक बार भी विधायक बन जाए, भले ही कितने भी दिन चले विधायक की, कोई दिक्कत नहीं है, तख्ता पलट हो जाए, कुछ हो जाए, तो आप उसको बोल रहे हो कि साहब आपको पेंशन मिलेगी। मतलब ये दोहरे मानक क्यों होने चाहिए? इससे क्या होता है कि आम आदमी अपने को छला हुआ महसूस करते हैं कि यार कि तुम विधानसभा में बैठते हो तो तुम जो मर्जी बना दोगे। जैसे वित्त विभाग के अधिकारी हैं उत्तराखंड में, शासन में, हमारे पत्रकार साथी इसको जानते होंगे, बड़े भाई अरुण शर्मा जी लोग भी, कि वित्त विभाग में सबसे ज्यादा वेतन विसंगति है, क्योंकि वो वित्त विभाग उनके खुद के पास है। वो खुद वित्त सचिव से जितना मर्जी वेतन पे अपना बढ़ाते रहते हैं, जितना मर्जी बढ़ाते रहते हैं। सबसे बड़ी वित्त विसंगति जो है, वेतन विसंगति वित्त विभाग में। तो भैया आपके पास कोई डिपार्टमेंट है, इसलिए थोड़ी है डिपार्टमेंट की आप जो मर्जी कर लोगे। अगर आपको विधानसभा में भेजा गया नियम कायदे बनाने के लिए, तो इन्होंने ऐसा तमाशा बना दिया है कि जैसे 5 उंगलियां हैं ना, ये दिखती केवल अलग अलग है, पार्टियां अलग अलग दिखती हैं, लेकिन खाते में ये सारी उंगलियां एक हो जाती हैं। ऐसे ये जब इनका वेतन भत्ते बढ़ाने की बात हुई, जब वर्तमान हो पूर्व हो, उन्होंने कहा जी ठीक है, हमने भी सास भी कभी बहू थी तो हम काय को वो करें, हमने भी तो पूर्व होना है कल के दिन। तो उन्होंने कहा ठीक है, जब बढ़ने की बारी आ रही तो बढ़ाते रहो। और एक आज जो जैसे अब भाई साहब बता रहे अपने पूर्व के अनुभवों से कि विपिन त्रिपाठी जी के जो पुत्र थे पुष्पेश त्रिपाठी जी, अब वो यंग थे, उन्होंने अपनी बात बोली होगी कि भाई ऐसा है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो उसके बाद से दोबारा ने किसी ने सवाल उठाया नहीं इस बात का, तो उनको समझ में आ गया होगा कि हाँ भाई खाते हुए सारी उंगलियां एक होनी चाहिए, भले ही अलग अलग दिखती हो। तो ये अपने आप में बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसका आप ना एनालिसिस ऐसे कर सकते हो, जैसे कोई हमारे मित्र बता रहे थे कि साहब सरकार पैसे कमा रही है तो थोड़ा बहुत दे रही है तो क्या दिक्कत है? अगर इतने पैसे कमा रही तो भाई पहले ख्याल बल तब बांधी कुटरी। तो पहले भैया जो लोगों को उधार देना है वो दे दो। मार्केट से तो आप हर महीने जो है 500 करोड़ रुपए उठा रहे हो कि हम पैसे नहीं है। आप रिजर्व बैंक से लेकर के आपका जो ओवरड्राफ्ट की जो सीमा है वो क्रॉस होने जा रही है, तब आप कुछ नहीं बोल रहे हो। और रोज पैसे उठा रहे हो, कभी नाबार्ड से, कभी कहीं से। कितनी सारी स्कीमें आपकी लोन पे चल रही है, बताओ। अगर इतना ही आपके पास पैसा है, वर्ल्ड बैंक से लोन, नाबार्ड से लोन, कोऑपरेटिव से लोन, बाजार से लोन, इधर से लोन, उधर से लोन, काहे को लोन दे रहे हो भाई? और फिजूल खर्ची की मैं एक बात बताऊं, दरअसल ऐसा है कि होमवर्क होना चाहिए। अगर जरूरत है वाकई, हमें लगता है कि हाँ साहब इतने फटे हाल हैं, ठीक है यार सेवा करी इन्होंने तो दे दो, पर भाई होमवर्क होना चाहिए ना, समीक्षा होनी चाहिए। मैं समीक्षा की बात कैसे कह रहा हूँ, जैसे आप उठा के देख लीजिए कितने सालों से पेट्रोल के दाम नहीं बढ़े, जरा बताओ। कई साल हो गए, आपने जब से पेट्रोल को ओपन मार्केट के हवाले छोड़ा तो पेट्रोल के दाम लगभग स्थिर हैं। तो जब स्थिर हैं और बल्कि कम हो गए हैं पेट्रोल के दाम, तो आपने पेट्रोल के मद में पूर्व विधायकों के पैसे क्यों बढ़ाए भाई? बताओ ना। पेट्रोल डीजल के दाम जब कम हो गए तब आपने पेंशन में जो है पेट्रोल का मामला बढ़ा दिया कि साहब अब पेट्रोल का मत बढ़ाया जाएगा। कहाँ जाना है भाई उन्होंने? ऐसा क्या काम दे रखा आपने उनका पूर्व विधायकों को कि कहीं जाएंगे आपको पेट्रोल के मत में पैसे बढ़ाए जाएंगे जी? दूसरी बात है, टेक्नोलॉजी है, मतलब मैं कह रहा हूँ कि समीक्षा होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि कुछ भी ना जी ठीक है मेज थपथपाई, उन्होंने कहा ओके हो गया जी, कैबिनेट ने पारित कर दिया, क्या तमाशा। मैं कह रहा हूँ कि जैसे पहले के जमाने में होता था कि मोबाइल भी महंगा आता था, आने जाने की कॉल के भी पैसे लगते थे, तो मान लिया कि जी 5,000 रुपए बिल आता, आपका 6,000 रुपए पैसे दिए जाएंगे मोबाइल में। आज की डेट में तो आप 900 रुपए का हो गया है, ज्यादा से ज्यादा 900 रुपए का 2 GB डाटा है, अनलिमिटेड कॉल है मोबाइल पे, 3 महीने तक चलेगा। आप जरा इनको वर्तमान विधायकों को, पूर्व विधायकों को पूछो जरा, मोबाइल कॉल के लिए, मोबाइल से कॉल करने के लिए इनको कितने पैसे दिए जाते हैं? 6-7 हजार रुपए दिए जाते हैं। किस बात के दिए जाते हैं भाई आपको? जो काम 900 रुपए में हो जाता, भाई समीक्षा भी तो करो। किस बात के वित्त विभाग हो तुम? किस बात के ARO, रिव्यू ऑफिसर, अनुभाग अधिकारी, फनभाग अधिकारी, किस काम के लिए बिठा रखे तुमने? मेद थपथपाने के लिए बिठा रखे हैं? अरे जब तुम्हारा उसका टैरिफ कम हो गया है, जियो के आने के बाद से क्रांति हो गई बल, तो भाई टैरिफ भी घटा दो। और जहां जरूरत है भाई, जहां जैसे बुढ़े हो गए विधायक, आप उनका मेडिकल का भत्ता बढ़ा दो, क्या दिक्कत है? हम मना नहीं करेंगे जी, ठीक है जी विधायक लोग बुढ़े हो गए, इनका दे दो जी, दवाई पानी का, दवा दारू का खर्चा दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, जनता को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर भाई ऐसा काम करोगे कि तुम सब जनता अपने टैक्स के पैसे से हाथ तोड़ महंगाई से पैसे कमा रही है, और तुम जो है चोरी का माल और चंडाल खाए वाली बात कर रहे हो। इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए, दरिया में इस तरीके की चीजें नहीं डाली जानी चाहिए। और ये जो हमारे सर कह रहे थे राजेश मिश्र जी, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ सर, छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, और आपके सम्मानित चैनल पे इसलिए दे रहा हूँ कि समीक्षा
समीक्षा करने के लिए मैं क्यों कह रहा हूं। एक अटल आयुष्मान योजना है कि नहीं। आयुष्मान योजना में सरकार ने क्या बोला है, सरकार ने मतलब आयुष्मान विभाग क्या बोलता है जी, इनकम की कोई सीमा नहीं है। कोई सरकारी आदमी हो, प्राइवेट आदमी हो, कोई करोड़ों कमाए, लाखों कमाए, सबको आयुष्मान योजना का लाभ देगी सरकार, ऐसी बोलती है। अब सरकार ने क्या बोला कि जिसका राशन कार्ड होगा उसका आयुष्मान बनेगा, सिर्फ राशन कार्ड बनाना जरूरी है। अब राशन कार्ड बनाने जाएगा आदमी तो उसकी लिमिट है 40,000। 40,000 से मतलब 5 लाख सालाना से जिसकी आय ऊपर है, यानी 40,000 पर मंथ हो गया। 5 लाख सालाना से जिसकी आय ऊपर है उसका राशन कार्ड ही नहीं बनेगा। तो भाई तुम सीधे कह दो ना कि जिसका 5 लाख से ऊपर इनकम है उसको आयुष्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा, सीधे बोलो। पर नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे कि तुम होमवर्क ही नहीं करते यार, समीक्षा ही नहीं करते हो। दूसरी बात यह है कि आज की डेट में, मतलब मैं आपको उदाहरण बता रहा हूं कि यूपी में 25 करोड़ की आबादी है, वहां मात्र 6 करोड़ लोगों को आयुष्मान का लाभ मिलता है। और यहाँ उत्तराखंड सरकार ने बोला कि 100% खाला का घर है, नानी का घर है, जो मर्जी आया जाए, कोई दिक्कत नहीं है, सबको मिलेगा। जिसके पास जो राशन कार्ड बनाएगा सबको मिल जाएगा। अब सबको मिल जाएगा में क्या है कि जो 26 करोड़ में से जो 6 करोड़ केवल वहां मिलता है यूपी में, बाकी सब उत्तराखंड आ गए। वो क्या करते हैं, जैसे किसी की तबीयत खराब होती है, एक चिट कटाते हैं, यहाँ उत्तराखंड में राशन कार्ड बना लेते हैं और यहाँ आयुष्मान का लाभ ले रहे हैं। इसका बड़ा नुकसान क्या है कि उत्तराखंड में जो आयुष्मान योजना का पैसा है, समीक्षा करने के लिए बोल रहा हूँ, 90:10 के रेशो में आता है। 90% पैसा यहाँ के टैक्स पेयर के पैसे से दिया जाता है, 90% आयुष्मान का पैसा। और आपने बोल दिया कि जी यहाँ से जो मर्जी ले जाओ, तो जो यहाँ का आदमी है उसका तो बन नहीं रहा। उसकी तो 40 लाख कर दी आप, 40,000 कर दी आपने सीमा, 5 लाख कर दी सीमा सालाना। तो यहाँ के आदमी का तो बन नहीं रहा, जो बाहर से आ रहे हैं उनका बन जा रहा, और पैसा यहाँ के टैक्स पेयर के पैसे से लग रहा है 90%। तो मैं इसलिए कहता हूं भैया, कुछ भी बढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन समीक्षा करो कहां बढ़ना चाहिए, कहां नहीं बढ़ना चाहिए। और या तो ये मत बोलो, या तो फिर बाजार इतना ही ज्यादा पैसा है तो बांटो, कोई दिक्कत नहीं है, खूब फूको पटाके, लेकिन भैया फिर लोन भी तो मत लो। लोन मत लो ना। ये जो कंबल डाल रहे हो आप कि हम फ्री दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कंबल बनेगी कहां से? हम जैसी भेड़ें तो मूंडी जा रही है उस कंबल के लिए, ये ऊन आएगी कहां से? हमको ही मूंड रहे हो, हमारे टैक्स का पैसा हम ही पे एहसान कर रहे हो, और फिर हम ही को बोल रहे हो कि हमारे पास बहुत पैसा है, हम जो मर्जी करें। यार इस तरीके का अहंकार नहीं होना चाहिए, समीक्षा करो थोड़ा सा वित्त विभाग की। जी मैडम। ठीक है सर, लौटेंगे आपके पास में। राजेश बिष्ट जी का रुख कर लेते हैं। राजेश बिष्ट जी हमारे साथ में लगातार बने हुए। राजेश जी, आप कुछ कह भी रहे थे, सबके प्रतिक्रिया आपने सुन लिया, क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ बहुत सारे लोगों को शिकायत है कि आखिर ऐसा कदम क्यों उठाया गया, क्योंकि कर्ज के तले राज्य दबा हुआ है। एक न्यूबॉर्न बेबी पर भी 45,000 रुपए कर्ज ही अपने आप में बड़ी बात है। और देखिए, कर्ज इसलिए भी खत्म नहीं हो रहा क्योंकि इनकम के जो सोर्सेज हैं वो कम है राज्य के पास में, और ऐसे वक्त में ये कदम उठाना राज्य के लिए क्या नुकसानदायक है? गरिमा जी, मैं बोलना तो बहुत देर से चाह रहा था, 1 to 1 बोलना। हाँ, मैं चाहती थी कि आप सबके जवाब सुन लें, फिर बोलें। क्या उसमें 3 आदमी इकट्ठे से अगर बहुत सारे सवाल दाग देते हैं तो जिसका जवाब 1 to 1 करके देना है ना, वो फिर स्किप हो जाता है। एनीवे, कोई बात नहीं, जो बातें मुझे याद है मैं वो बोल देता हूँ। देखिए, आपने भी मतलब आपने जो बात सुनी, आपने वो बात कही कि न्यूबॉर्न बेबी पे 45,000 का कर्ज पड़ रहा है क्योंकि सम्मानित पूर्व विधायकों के 20,000 पड़ गए। अब उसका एक बड़ा टेक्निकल और मैं समझता अकाउंटेबल डाटा हमारे बड़े भाई साहब अरुण जी भाई साहब ने बड़ा स्पष्ट रूप से दे दिया कि वो जो अमाउंट बढ़ना है उससे वित्त को बहुत ज्यादा बोझ नहीं पड़ने वाला है। ये थ्योरी जरूर विपक्ष की हो सकती है कि न्यूबॉर्न बेबी पे 45,000 रुपए का कर्ज बढ़ेगा, लेकिन इनके पास उसको सही तरह से जस्टिफिकेशन देने का कोई जवाब नहीं है। कांग्रेस पार्टी का वो हाल है कि 100 चूहे खा के ना बिजली हज की ओर, वो बिल्ली हज की ओर जा रही है। लेकिन अब ठीक है, ये बहुत साल से विपक्ष में है और लगातार पता नहीं इनके भाग्य में विपक्ष में रहना कितने साल लिखा हुआ है, तो इनके पूर्व बहुत सारे हो जाएंगे अगले 27 तक, तो इनके लिए तो ये फायदे की स्कीम है। और दूसरा, मैं ये समझ के चल रहा हूं कि दिल्ली में ना 2013 में जो पहली सरकार आम आदमी पार्टी की बनी, उससे पहले ना 2012 में बड़ी क्रांति आई और अरविंद केजरीवाल विपक्षियों के बहुत बड़े रोल मॉडल हैं इस समय। हालांकि वो 22 सीटों पे सिमट गए, लेकिन विपक्षी जो हमारे साथी यहाँ बैठे हैं या कुछ आंदोलनकारी साथी हैं, उनके लिए रोल मॉडल है। वो हो क्या रहा है, ये सब उनसे इंस्पायर होके इनको लग रहा है कि हम बहुत जल्दी इस तरह के जो स्टंट करेंगे या हर बात में तर्क उतर्क करेंगे तो हो सकता है कल को जनता हमें किसी तरह से मैंडेट दे दे और 1-2 सीट हमारी आ जाए। लेकिन 1-2 सीटें आने के बाद हाल क्या होगा, आदरणीय अरुण जी भाई साहब ने बता दिया कि इनमें से एक आदमी जब इस तरह की कोई स्कीम आएगी विधानसभा में, स्टंट तो करेगा लेकिन सीट
सीनियर लीडर वहां बैठ के चुपचाप डांटेगा और कहेगा बैठ गया। आज अरविंद केजरीवाल जी ने जो 12-13 साल दिल्ली के अंदर दिल्ली की जनता को बेवकूफ बना के लूटने का काम किया, उसमें 100-150 करोड़ की शीश महल की जो कोठी उनकी है, जो उन्होंने अपने कार्यकाल में लोकपाल, जिस तरह से उन्होंने संविधान को वहां पे अपने बदल बदल के नए नए बिल ला के करोड़ों अरबों का कर्ज दिल्ली सरकार, दिल्ली की जनता के ऊपर डाल दिया, वही बात कांग्रेस कह रही है। क्योंकि 2017 में जब माननीय हरीश रावत जी ने इस प्रदेश की जनता ने दरकिनार करके कांग्रेस पे विश्वास अपना घटाया, उन्होंने कहा कांग्रेस किसी लायक नहीं है, इन पे विश्वास करना ठीक नहीं है। उस टाइम कितने लाख का करोड़ ये इस प्रदेश के अंदर छोड़ गए थे, ये वो तो बताएं। क्या प्रॉफिट में 2017 में ये बीजेपी सरकार को प्रॉफिट में देकर गए थे क्या वो सरकार की सत्ता? वो कह सकते हैं इस बात को? वो बिल्कुल नहीं कह सकते। क्यों? अब ये बार बार आपदा 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 की बात कर रहे हैं, इन्हें तो बिल्कुल बेशर्मी से ये बात बोलनी नहीं चाहिए, क्योंकि 12 करोड़ रुपए उस आपदा में उन नर कंकालों के ऊपर नचाने के लिए इन्होंने एक सिंगर को बुलाया। केंद्र सरकार में मोदी जी ने तो कहा इनको कि आप जो आपदा में पीड़ा हुई है, जिन लोगों के पास खाने पीने के लिए नहीं है, जिनका इतना बड़ा नुकसान, उन्हें पैसे दीजिए। ये कैलाश खेर को बुलाते हैं, 12 करोड़ का चेक उसको देते हैं, इन्होंने बिल पास करके उसको 12 करोड़ की बात दी है और ये बात कर रहे हैं यहां पर आपदा की। उसके बाद बड़ी हैरानी की बात मुझे ये है, इनके 70 से ऊपर पूर्व विधायक हैं जिनके 20,000 बढ़ने वाले हैं। इन्होंने उदाहरण क्या दिया? इन्होंने गणेश गोदियाल जी का उदाहरण दे दिया, इन्होंने एक निर्वाचित विधायक का दिया। अरे आप 70 विधायक कल जाओ ना सड़कों पे, जनता के मुद्दों को लेकर आप बार बार सड़कों पे उतर रहे हैं, कैंडल मार्च कर रहे हैं। आपके 70 विधायक जाए ना जनप्रतिनिधि वहां पर, वो कहे ना हमारे को नहीं चाहिए, तब समझ आएगा कि आप लोग कितने पानी में। तो डिबेट में कह देना, स्टंटबाजी कर देना, कोई बात को ऐसे बोल देना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जनता जानती है कि ये लोग जब जब सत्ता के सुख में आए, इन्होंने इस प्रदेश को लूटने का काम किया। नगर निगम का शोर मचाया हुआ था, 0 सीटों पे आके सिमट गए, पार्षदों का पता नहीं है। तो आप इनका हाल देख तो रहे, इन पे अगर कोई विश्वास करे तो क्यों करे? दिल्ली का हाल इनका देखिए, 0 पे सिमट गए, कंसिस्टेंट बने हुए हैं। एक चीज जरूर इनके साथ कंसिस्टेंट है, ये जब जब इस प्रदेश के लोगों के साथ झूठ बोलते हैं, देश के अंदर जब झूठ बोलते हैं, तो इस देश की जनता वॉच कर रही होती है कि इटली से आया फरमान इनका उसी राजमहल तक रहेगा। उसके आगे जब जनता के सरोकार की बात आएगी, नए विधानसभा में बोलेंगे, नए संसद में बोलेंगे। हां, आज इन्हें जनता नहीं मान रही है, इन्हें जनता चुन नहीं रही है, तो ये इस तरह की बातें डिबेट में आके सिर्फ लोगों को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सही काम नहीं करे। एक समय था हरीश रावत जी के टाइम पे, जब 4 धाम की यात्रा थी, किस संख्या में लोग आते थे, आज करोड़ों की संख्या में लोग आने। तो हम कैसे ना माने कि इस प्रदेश के अंदर टूरिज्म से करोड़ों की आमदनी भी इस प्रदेश के अंदर आ रही है। क्या हम आज उसी आमदनी में खड़े हैं? अरुण जी ने इतना बढ़िया उदाहरण दिया, उन्होंने कहा कि जब एक प्राइमरी टीचर रिटायर होता है, 50 से 60 हजार रुपए वो भी पेंशन ले रहा होता है। तो जिन लोगों ने इस प्रदेश को संवारने में अपना योगदान दिया, जन सेवा की, क्या विधायक आदमी ऐसे ही बन जाता है? अगर विधायक बनना इतना आसान काम था तो यूकेडी के सबसे ज्यादा विधायक होते, कांग्रेस के सबसे ज्यादा विधायक होते, लेकिन वो क्यों नहीं है? क्या विधायकों की चिंता आज आपको सता रही है, अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं राज्य की चिंता पहले होनी चाहिए। राज्य है तो विधायक है, राज्य है तो सांसद है ना, तो वो चीज थोड़ी सी अगर उस पर विचार करते तो मुझे लगता है ये आज चर्चा नहीं हो रही होती। उन चीजों पे भी प्रदेश सरकार जिम्मेदार है, उन लोगों की भी चिंता की जा रही है। और ऐसा नहीं है सिर्फ कि अगर ये 100 विधायकों की अगर ये 20,000 पेंशन बढ़ गई तो इस प्रदेश की सरकार के अंदर बहुत सर, अब अगर ऐसे सोचेंगे तो फिर तो मुझे लगता है थोड़े बहुत हजारों करोड़ का कर्ज है तो फिर उसमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला ना, थोड़े बहुत पैसों से। चलिए वापस से अपनी चर्चा का रुख करेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। खास मेहमान हमारे साथ पे लगातार बने हुए हैं, शीशपाल जी का रुख कर लेते हैं। शीशपाल जी, इतने से बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, ये थोड़ी सी मुझे लगता है राजेश जी की सारी बातें ठीक थी, लेकिन मुझे ये वाली बात समझ में नहीं आई, क्योंकि बहुत बड़ा कर्ज है सर, इतने से भी बहुत फर्क पड़ेगा। गरिमा जी, भारतीय जनता पार्टी कभी सच को स्वीकार नहीं करती और अपनी कमियों को भी जो है सच साबित करने के लिए कुछ भी बोलती है। इन्होंने अभी कहा कि हरीश रावत जी की सरकार जो है राज्य पे इतना कर्ज थोप के गई थी। भाई 35,000 करोड़ रुपए कर्ज था, याद रखिए आपको।
16-17 में इस राज्य पर, और आज वो बढ़ करके 90,000 करोड़ के पार हो गया। क्या की करामात कर दी आपने? राज्य गठन से लेकर के 2016 तक सारे मुख्यमंत्रियों ने 35,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया, और उससे डबल का आप अकेले लेकर के बैठ गए इन जो है 8 सालों में। तो ये सच्चाई आपको पता होनी चाहिए, जब पता नहीं होती तब आप बिना सिर पैर की बातें करते हैं। दूसरे कह रहे कांग्रेस के सभी विधायकों को सड़कों पे निकल जाना चाहिए विरोध करने के लिए। अरे भाई, अंकिता भंडारी प्रकरण याद है आपको? पेपर लीक प्रकरण याद है या नहीं? कांग्रेस पार्टी ने लगातार पूरे प्रदेश की सड़कों पर और सदन के अंदर आवाज उठाई। कितनी सुनी आपने पेपर लीक प्रकरण में? सीबीआई जांच के लिए हम 1 सप्ताह तक जो है लगातार जो है मुख्यमंत्री आवास का घेराव करते रहे, डीजीपी का घेराव करते रहे, गिरफ्तारियां देते रहे, लेकिन इस गूंगी बहरी सरकार के कान पे जू नहीं रहेगी। और अंकिता भंडारी प्रकरण में सीबीआई जांच की मांग को लेकर के पूरे प्रदेश में राज्य के विपक्षी दलों ने, आंदोलनकारी संगठनों ने आंदोलन खड़ा किया। कितने विरोध को आपने स्वीकार किया, कितना जो है आपने विपक्ष की बात को माना? आप जो है सत्ता के प्रचंड अहंकार में है, और आप जो है बहुमत के नशे में विपक्ष की आवाज को लगातार दबाने का काम करते हैं। इतने भले लोग नहीं है कि हम विरोध के स्वरों को स्वीकार करें। और आपकी सरकार में कितना बुद्धि विवेक है ये तो बता दिए जो है हमारे साथी प्रवक्ताओं ने। कि अभी शिव प्रसाद सिंह जी कह रहे थे कोई मॉनिटरिंग नहीं है, कोई समीक्षा नहीं हो रही है, वित्त विभाग की क्या जिम्मेदारी है उसको यही नहीं पता, वो केवल अपने लाभ के लिए जो है वहां पर काम कर रहा है। ये है। तो अगर शासन सत्ता में बैठे हुए लोग अनुभवी होंगे, अगर वो दूरदृष्टि तरीके से देखने वाले लोग होंगे, अब तो जाकर के कुछ अच्छे। ठीक है, आप राजेश जी से जवाब लेते जल्दी से राजेश जी आप कुछ कह रहे हैं बोलिए, उसके बाद अरुण जी की एक छोटी सी प्रतिक्रिया लेंगे। राजेश जी जल्दी से। गरिमा जी बस मैं 30 सेकंड में अपनी बात खत्म करूंगा। धन्यवाद आपका। मैं शीशपाल भाई से 1 to 1 सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, क्या इसके विरोध में आपके 70 सांसद सड़कों पे आएंगे या नहीं? बस इतना जवाब उचित समय नहीं है और लगातार नहीं। इस पेंशन के लिए आप इस पेंशन को वापस लेने के लिए आप जाएंगे? गलत बात है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हम लगातार अभी 70 विधायक आएंगे इस मामले में, आप अपनी नाकामी को छुपाने के लिए ठीक है शिशपाल जी शांत हो जाइए। लेकिन शिशपाल जी अगर आप मुद्दा उठा रहे हैं तो आपके पार्टी के विधायक भी तो इस बात है ना। अरे शांत हो जाइए प्लीज। अरुण जी आप बोलिए। सर राजेश जी हो गया, आपने कहा था आप 30 सेकंड लेंगे, प्लीज मान जाइए। आप शिशपाल जी आप भी रुक जाइए, जवाब देने का वक्त नहीं है। अरुण जी आप बोलिए। सर अरुण जी, कांग्रेस पार्टी का ये कैसा स्टैंड है कि एक तरफ विरोध भी करना है, दूसरे विधायकों को पेंशन भत्ता भी चाहिए? नहीं गरिमा जी, अरे अब शिशपाल जी अब आप शांत रहेंगे, थोड़ा सुन लीजिए। सरकार को सोचने समझने की क्षमता रखती है। ठीक है आपने अपनी बात रख ली ना। अब शिशपाल जी अब आप समय बेकार कर रहे हैं। अरुण जी आप बोलिए। शिशपाल जी प्लीज शांत हो जाइए। अरुण जी आप बोलिए। भाजपा के विधायक क्यों नहीं निकलते सड़क पे भाई? शिशपाल जी आवाज मिल रही है आपको? सर प्लीज शांत हो जाइए आप। अरुण जी आप बोलिए प्लीज। सर प्लीज। वर्तमान हो या पूर्व हो, कोई विधायक कभी भी अपने पेंशन भत्तों को बढ़ाने का विरोध नहीं करता, क्योंकि ये विधायक की इनकम होती है, तो कोई नहीं करता। ये परंपरा भी नहीं है, संसदीय परंपरा भी नहीं है, और वो हमेशा सर्वसम्मति से पास हो जाते हैं। और देखिए मुझे लगता है कि आने वाले विधानसभा सत्र में यही स्थिति होने वाली है। जब ये पुराने विधायकों की पेंशन भत्ते बढ़ाने का विधेयक आएगा तो वो देख लेना आप, वहां भी कोई विरोध नहीं करेगा। हम लोग यहाँ विरोध कर रहे हैं डिबेट में, वहां कोई नहीं करेगा, और सब सर्वसम्मति से ये बिल पास हो जाएगा। आप देख लीजिएगा, तब डिबेट करें, तब ज्यादा मजा है। तब पूछे कि कौन कौन था भाई जो ये कह रहा था ये गलत हो रहा है। वास्तव में कोई गलत नहीं है, और ना इससे बहुत ज्यादा वित्तीय बोझ पड़ता। देखिए एक बात सही है कि जितने पर्यटक या तीर्थालु हमारे यहाँ 2000 में आ रहे थे जब राज्य बना, आज उससे कई गुना ज्यादा, कई 100 गुना ज्यादा लोग इस राज्य में आ रहे हैं। और अभी तो कल जब नेशनल गेम खत्म होंगे उससे पहले तक एक नई ब्रांडिंग नेशनल गेम के जरिए भी इस राज्य की हुई है। हमें ध्यान रखना चाहिए, ये सब ब्रांडिंग है, चाहे वो मोदी का आना हो या कोई बड़ा इवेंट होना हो, चाहे G20 हमारे यहाँ हुआ या इन्वेस्टर समिट हुआ या ये नेशनल गेम्स हुए, ये ब्रांडिंग है। आज की तारीख में ये नई
तकनीक है ब्रांडिंग की, और इस ब्रांडिंग से हमारे यहाँ पर्यटक भी बढ़ेंगे, तीर्थालु भी बढ़ेंगे, जो तीर्थों पे भ्रमण करने आते हैं लोग वो भी बढ़ेंगे, और इससे निश्चित तौर पर उत्तराखंड की आय भी बढ़ेगी, उत्तराखंड के आम नागरिक का की आर्थिकी विकसित होगी। तो हमें इस सब चीजों का स्वागत भी करना ठीक है सर, ठीक है, बिल्कुल स्वागत करते हैं। बहुत शुक्रिया अभी मेहमानों को हमारे साथ चर्चा में आने के लिए। वक्त की कमी, अपनी चर्चा को हमें यहीं पर रोकना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया। देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे थे बड़े भत्ते को लेकर, जिसको लेकर विरोध लगातार शुरू हो गया है। कार्यक्रम में इतना ही।